मेरा नाम है जयंती ठाकुर और मैं किन्नर अखाड़े की सदस्य हूँ। 10th करने के बाद मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बेटा हम यहीं तक पढ़ा सकते हैं, आगे अगर पढ़ना हो तो खुद काम करो और पढ़ाई करो। मैंने एक कपड़ों की दुकान में जॉब करना शुरू किया। मेरी सैलरी थी 600 रुपये महीना। तो झाड़ू लगाना और पोछा लगाना तीनों फ्लोर पे, ये मेरा काम था। आपको हैरानी होगी कि एक ट्रांस होने के बावजूद भी मैं पढ़ी लिखी हूँ और एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब भी करती हूँ। क्या क्या स्ट्रगल ऐसे फेस करना पड़ा? आपने सर्जरी भी कराई। इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अक्टूबर 2020 में मैंने सर्जरी करवाई। अगले दिन सुबह जब मैंने ड्रेसिंग करने के लिए वो ड्रेसिंग हटाई तो वहाँ पे सिर्फ मुझे ब्लड और फ्लैश ही दिख रहा था। तो आज आपके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड होंगे आपकी पूरी जर्नी के साथ में। मम्मी पापा खुश हैं, प्राउड हैं, लेकिन जयंती जी, आपसे हम ना पहले आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, स्टोरी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है जयंती ठाकुर और मैं किन्नर अखाड़े की सदस्य हूँ और किन्नर अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो मेरी गुरु हैं। मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो स्पिरिचुअली मैं पहले कनेक्टेड पहले हुई। तो मेरी पहली गुरु श्री लाडली सरकार हैं, जो कि दिल्ली से ही हैं, छतरपुर में उनका मंदिर आश्रम है। तो वो मेरी पहली गुरु थी। किन्नर अखाड़े से मैं फिर बाद में जुड़ी। तो लक्ष्मी माँ मेरी दूसरी गुरु हैं और मैं एक BA ग्रेजुएट हूँ। आपको हैरानी होगी कि एक ट्रांस होने के बावजूद भी मैं पढ़ी लिखी हूँ और एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब भी करती हूँ। लेकिन अभी जितना मैं प्राउडली कहती हूँ कि आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, मेरा लाइफ इतना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रोजेस। सारे कांटे ही कांटे होते हैं एक ट्रांस की लाइफ में, आप जानते ही हो। तो बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया, तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। हम आपकी वही स्पेशल जर्नी जानना चाहते हैं कि मे बी आपकी जर्नी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे। जी हाँ, आप कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए हो, आप मतलब लक्ष्मी माँ के चेले हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ज़्यादा बाहर इवेंट्स वगैरह भी अटेंड नहीं करती हूँ। मैं जितना हो सके घर पे ही रहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, घर पे रहती हूँ। पूजा पाठ और स्पिरिचुअल में ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मैंने इसीलिए मैं ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं बचपन से आपको सुनाऊँ तो दूसरे ट्रांसजेंडर से कंपेयर करो, ट्रांस गर्ल से, मेरी लाइफ थोड़ी बेटर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया। 10th करने के बाद मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बेटा हम यहीं तक पढ़ा सकते हैं, आगे अगर पढ़ना हो तो खुद काम करो और पढ़ाई करो। तो फिर मैं 10वीं के बाद से काम पे लग गई। वैसे तो मैंने 10th गवर्नमेंट स्कूल से ही किया। हम लोग फिनेंशियली हमारा सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। यूनिफॉर्म पहनने के लिए तरसते थे, जूते पहनने के लिए तरसते थे। ऐसा बचपन हमने देखा। जब मैंने अपना काम करना शुरू किया 10वीं के बाद, शायद 14-15 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने एक कपड़ों की दुकान में जॉब करना शुरू किया। मेरी सैलरी थी 600 रुपये महीना और मेरा काम था, जैसे दुकान खुल जाती है शोरूम, वो 3 फ्लोर का शोरूम था, तो झाड़ू लगाना और पोछा लगाना तीनों फ्लोर पे, ये मेरा काम था और मेरी सैलरी थी 600 रुपये महीना। वहाँ से मैंने स्ट्रगल शुरू किया। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो लाइफ नहीं कट पाएगी। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। आफ्टर 3 इयर्स गैप, वहाँ मैंने 3 साल का गैप लेना पड़ा मुझे, क्योंकि फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे हम लोग। 3 साल के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, कंटिन्यू करी। मैंने इंटरमीडिएट किया। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। आई एम अ BA ग्रेजुएट विथ पॉलिटिकल साइंसेज एज मेजर्स। फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गई। मैंने स्कूल में टीचिंग करी 3 साल। आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल। मैं इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया करती थी। फिर एक टाइम आया जब कॉल सेंटर्स का बूम आ गया था, ट्रेंड आ गया था। तो हर जगह ये था कि कॉल सेंटर्स में अच्छी पेमेंट होती है।
मैंने सोचा चलो हम भी किस्मत आजमाते हैं। तो फिर मैं इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट की। लकीली मुझे जॉब मिल गई। फिर मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई। अभी मुझे कॉर्पोरेट में कुछ 13 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि तो मतलब आपकी हार्डशिप हमने देखी, बट क्या क्या स्ट्रगल ऐसा फेस करना पड़ा? आपने सर्जरी भी कराई, जी। तो ये सब के बारे में आप हमें बताएं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 2020 अक्टूबर में मैंने अपनी सर्जरी करवाई। दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल से मैंने अपनी सर्जरी करवाई। लेकिन हुआ ये था, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहती हूँ। मैंने जब घर छोड़ दिया था, जैसे हर एक ट्रांस की लाइफ में होता है कि बहुत ही कम लकी ट्रांस ऐसे होते हैं जिनको घर से भी सपोर्ट मिलता है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोग, नेबर्स, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, ताने देना, वही इसकी चाल चलन ऐसी है, चलना उठना बैठना हर चीज़ में ताने देना और मजाक बनाना, ये सब देख के मेरे माँ बाप ने ही मुझे बोल दिया था, मम्मी पापा ने, कि बेटा तुम कहीं और जाओ, कहीं और अपना जीवन बिताओ। फिर एट द सेम टाइम मेरा एक कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में कोई मेरा था पार्टनर जिसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो आई वॉज इन टू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। उसके बाद मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आप कहीं कुछ दिन के लिए वेकेशन, आप 1-2-3 हफ्तों के लिए जाइए फॉर अ चेंज, आपको अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़े तो यू विल फील बेटर। मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, शायद यही मेरी किस्मत में होगा। तो फिर मैं अपना बैग उठाई और मैंने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया कि चिंता मत करना, मैं मरूंगी नहीं, मैं जी के दिखाऊंगी। फिर मैं अपना बैग लेके रेलवे स्टेशन पे पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में बैठ गई। दिल्ली की गाड़ी थी, मैं दिल्ली पहुंच गई और घूमते घूमते मैं पहुंच गई सेक्टर 56 में। वहाँ पे साई धाम करके साईं बाबा का मंदिर है, अगर वहाँ का कोई देख रहा हो तो शायद पहचान जाए। मैं वहाँ पहुँची और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 8 दिन साई मंदिर में थी, भिखारियों के साथ वहीं उठना, उनके साथ ही रहना, जो लोग दे देते थे प्रसाद खाने के लिए वो खा लेना। मैंने 8-9 दिन ऐसे गुजारे। सडनली मुझे फिर शायद बाबा ने ही ये प्रेरणा दी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जीवन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। फिर मैं एक छोटी सी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई, बिकॉज मैं ग्रेजुएट थी, फ्रेशर की तरह मुझे जॉब मिल गई छोटी सी कंपनी में। वहाँ पर मैंने 8-9 महीने काम किए। फिर मैं देख रही थी कि आगे कैसे बढ़ूँ। फिर मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में पता चला, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, लकीली मैं सेलेक्ट हो गई। तो प्रोफेशनली तो यहाँ तक मेरी जर्नी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी पर्सनल लाइफ का भी मेरा जो सर्जरी का सपना था, मैंने सोचा मैं वो सपना पूरा कर लेती हूँ। अक्टूबर 2020 में मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी हो गई, सब अच्छे से हो गया था। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, मेरे डॉक्टर ने सर्जरी के 8 दिन के बाद बोला कि आप मैनेज कर पाओगे अकेले सब कुछ। मैंने बोला हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगी एडजस्ट। और अगर आपको याद हो 2020 अक्टूबर वॉज पीक टाइम फॉर कोविड का एकदम पीक चल रहा था उस समय। तो मैंने बोला नहीं मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं मम्मी पापा को भी नहीं बुला सकती थी बिकॉज ट्रैवलिंग भी अलाउड नहीं था, स्पेशली फॉर एल्डर्स, इट वॉज नॉट सेफ। तो मैंने बोला नहीं मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। 8 डेज के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैंने कैब बुक करी फ्रॉम हॉस्पिटल टू माई फ्लैट। इट वॉज 1 आवर की जर्नी। ये शाहीन बाग का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से गाजियाबाद की जर्नी ऑलमोस्ट 1 आवर की है। और आपको पता ही है कि दिल्ली की सड़कें कितनी सुंदर हैं। तो वहाँ वो जो स्पीड ब्रेकर्स, जो गड्ढे खड्डे, इन सब में जब मैं घर पहुँची, बाय द टाइम मेरी सारी स्टिचेस खुल गई थी। और आप अकेले? मैं अकेली थी। मैं घर पहुँची, मैंने ऑनलाइन से फूड ऑर्डर किया, खा के मैं सो गई। अगले दिन सुबह मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डेली सर्जरी में ये कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे ड्रेसिंग करना है, मुझे सिखा दिया था।
अगले दिन सुबह जब मैंने ड्रेसिंग करने के लिए वो ड्रेसिंग हटाई तो वहाँ पे सिर्फ मुझे ब्लड और फ्लैश ही दिख रहा था। तो मैं एकदम ब्लैकआउट हो गई। एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आई वॉज नॉट इन टू माई सेंसेस। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कुछ गलती कर दी, इतना बड़ा सर्जरी करवा के इतना बड़ा कदम उठाया मैंने, और ये क्या हो गया मेरे साथ। आफ्टर 5 मिनट्स 6 मिनट्स व्हेन आई केम बैक टू माई सेंसेस आई कॉल्ड अप द डॉक्टर। मैंने डॉक्टर को कॉल करके बोला कि मुझे यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पे ब्लड ही है और फ्लैश है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजो। तो फिर मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजा। उन्होंने बोला देयर समथिंग रॉन्ग, यू कम बैक टू हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। फिर डॉक्टर ने मेरे को पूछा आपने क्या किया। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस कैब में बैठी और गई। तो ही वॉज लाइक आर यू आई मीन स्मार्ट, आप स्मार्ट हो, आप स्ट्यूपिड हो, आपकी 8 दिन पहले सर्जरी हुई, आप बैठ के कैसे जा सकते हो। तो मैंने बोला आपने बताया नहीं कि मुझे बैठना नहीं है। उन्होंने बोला आई थॉट यू आर स्मार्ट इनफ, मुझे लगा था कि आपको पता होगा कि जब सर्जरी हुई है वहाँ आप कैसे बैठ सकते हो। तो बहरहाल आफ्टर दैट डिस्कशन डॉक्टर ने बोला कि अभी तो 2 दिन के लिए मैं बिजी हूँ, आपकी फिर से दोबारा सर्जरी करेंगे 2 दिन के बाद। अभी फिलहाल के लिए मैं स्टेपल कर देता हूँ। तो इमेजिन आपके जेनिटल एरिया में स्टेपल जब होता है तो किस तरह का, शायद मेरी चीखें हॉस्पिटल के बाहर तक गई होंगी। तो 2 दिन मैं स्टेपल्स में थी। तीसरे दिन मेरी फिर से दोबारा सर्जरी हुई। ओवरऑल 54 स्टिचेस लेके मैं वापस अपने घर पहुंची। दूसरी बार डॉक्टर ने बोला कि तुम अकेली जाओगी तो फिर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मैं एटलीस्ट जब तक 80% स्टिचेस हील नहीं हो जाती मैं डिस्चार्ज नहीं दूंगा। तो फिर 3 वीक्स मुझे फिर हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत केयर की। और फिर 3 हफ्ते के बाद मुझे डिस्चार्ज दिया गया। थोड़ा सा जो भी था मैंने अकेले मैनेज कर लिया। वो एक यूरिन बैग अलग से था और एक 2-3 हफ्ते वो बैग अलग से ही था। तो मैं उसको अपने पर्स में, एक फैंसी सा मैंने पर्स खरीद लिया था, उसमें छुपा के मैं जाती थी बाहर, क्योंकि कोविड का टाइम था, देयर वाज नो वन टू हेल्प। मुझे सब्जी खरीदना था, फल खरीदने थे, जो भी होता था अकेले ही जाना होता था। तो वो यूरिन बैग को एक कपड़े की थैली में से छुपा के, ताकि किसी को दिखना नहीं चाहिए, मैं जाया करती थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो वैसे करते करते मैंने मैनेज किया। और इस जर्नी में जो मैंने बताया था मेरी पहली गुरु, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सब चीज़ों से रिकवर होने में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। फिजिकली और मेंटली भी उन्होंने बहुत मुझे स्ट्रांग बना दिया था। तो मैं जो भी ट्रांसजेंडर आगे जाके सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हैव समवन विद योर सेल्फ। अकेले कभी भी सर्जरी करवा के इस तरह का रिस्क ना लें। कोई ना कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको चाहिए, एटलीस्ट कोई फ्रेंड। अगर कोई भी नहीं है तो मैं हूँ, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना, मैं आऊँगी आपके साथ, आपके हॉस्पिटल में रह के आपकी हेल्प करूँगी। बट मेक श्योर कि आप दिल्ली में हो। दिल्ली में ही मैं हेल्प कर सकती हूँ, दिल्ली के बाहर आई विल नॉट बी एबल टू कम। आपका बहुत ही, हमने सुना कितना स्ट्रगलफुल लाइफ रहा आपकी सर्जरी के बाद। देन आपका आगे कैसे रहा? आप जैसे लग रहा है कि आप मैरिड हैं। हाँ। तो उसके बारे में बताएं, अपने पार्टनर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया मैं स्पिरिचुअल हूँ और एक ट्रांस की लाइफ आसान नहीं होती। किसी के ऊपर बिलीव करना इतना इजी नहीं होता। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं करें। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं। लोग, एक सोच है सोसाइटी में कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं या ट्रांस गर्ल होते हैं या फिर कोई भी LGBT कम्युनिटी से होता है, लोगों को लगता है कि ये सेक्स के लिए अवेलेबल है। ये बहुत ही गलत धारणा है। हर ट्रांसजेंडर सेक्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, पहले तो अच्छे से बात करेंगे क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। मैं जिससे बात करती हूँ जय माता दी, जय श्री महाकाल, मैं ऐसे ही शुरू करती हूँ। बड़े अच्छे से बात करेंगे, राधे राधे, मैं मंदिर जाता हूँ,
ये मेरे गोपाल जी हैं, ऐसे फोटोज वगैरह दिखाएंगे, ये सब करेंगे। फिर 2 दिन के बाद वही लाइन पे आ जाते हैं, चलो अब मिलते हैं। मैं कहती हूँ क्यों मिलना है? कहते हैं कुछ नहीं, मैं होटल बुक कर लूँगा और फिर ऐसी बातें करेंगे। तो लोगों को ये लगता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है या फिर ट्रांस गर्ल है तो ये सेक्स के लिए अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो मैं तो कम से कम वैसी नहीं हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे धोखे खाने के बाद मैंने सोचा फाइनली इंसानों से भरोसा उठ गया मेरा, तो मैंने भगवान कृष्ण से शादी करी है। तो ये सिंदूर मैं उन्हीं के नाम का लगाती हूँ। और जहाँ तक पार्टनर की बात है, उस हिसाब से मैं अभी सिंगल हूँ। अगर इन फ्यूचर कोई मेरी लाइफ में आता है जो मुझे ऐसे ही जैसे मैं हूँ वैसे अगर मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे मेरी जॉब की वजह से नहीं बल्कि खुद जैसी मैं हूँ ऐसे मुझे एक्सेप्ट करने वाला पार्टनर अगर मिले तो शायद कभी फ्यूचर में सोचूंगी लाइफ पार्टनर बनाने का। अदरवाइज मैं अपने कृष्ण जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप स्पिरिचुअल हैं तो आपने कृष्ण जी को ही क्यों चुना? क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही एक पुरुष हूँ, समस्त प्रकृति नारी है। तो मुझे लगा श्री कृष्ण ही एक एलिजिबल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। और हमारे पुराणों के अनुसार भी श्री राम एक पत्नी के साथ हैं, उनकी सीता मैया हैं, और श्री कृष्ण ही थे उसके बाद जो अवेलेबल थे। आपको पता होगा कि उन्होंने 16,000 रानियों को भी राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था। तो लोग समझते हैं 16,000 उनकी रानियां थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। उन रानियों ने भगवान कृष्ण को बोला था कि हमारा जीवन हम आपको समर्पित करते हैं। तो उसी तरह से मैंने भी अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। तो मेरी गुरु ने ही मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। और जब मेरी भगवान कृष्ण के साथ शादी हुई उस दिन के बाद से मैंने फिर ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर रही हूँ। पिछले 4 साल से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। तो आज आपके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड होंगे आपकी पूरी जर्नी के साथ में। हाँ, मम्मी पापा खुश हैं, प्राउड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा जो होता है एक्सेप्टेंस वाला रहता ही है सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी के आप कह सकते हो डर से उनका प्यार बाहर नहीं आ पाता। लेकिन प्यार बहुत करते हैं, ये बात है। एक्सेप्टेंस 100% नहीं है। मैं चाहूँगी कभी ना कभी वो मुझे 100% एक्सेप्ट कर लें। ज़रूर करेंगे, जहाँ यहाँ तक आप आगे आए हैं तो जी आगे भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद। तो अभी आपके मुंह से हमने कई बार आपके गुरु के बारे में सुना, उनका क्या रोल रहा आपके लाइफ में? बहुत ही ज़्यादा। मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मेरी गुरु की वजह से हूँ। जब मेरी सर्जरी हो गई थी, सेकेंड सर्जरी के बाद मैं घर आ गई, लेकिन मेरी जो सर्जरी हुई थी वो हील नहीं हो पा रहा था। तो मेरी रेगुलरली ब्लीडिंग होती थी। तो अब मेडिकल का जो प्रोसीजर होता है वैसे में जाती तो मुझे बहुत महंगा भी पड़ रहा था, क्योंकि मेरी जॉब थी और मुझे ही सब कुछ देखना था, कोई है नहीं हेल्प करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पैड्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इतनी ब्लीडिंग होती थी, मुझे एक दिन में 4-5 पैड्स बदलने पड़ते थे, इतनी ब्लीडिंग होती थी। बाथरूम भी जाने के लिए मैं डरती थी क्योंकि फिर ब्लड देखना पड़ता था। तो ब्लड देख देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 3 महीने मैंने ऐसे ही गुजारे। 3 महीने के बाद मैं अपने गुरु के संपर्क में आई। मुझे YouTube से उनके बारे में पता चला। फिर मैं ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं भगवान को बोलती थी, भगवान या तो मुझे ठीक कर दो या तो मेरी जान ले लो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस समय मेरी गुरु मेरे जीवन में आई और फिर मैं उनसे मिली जाके। मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करो। अब वो मैं थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि लोग ढोंग करते हैं जो ये गुरु साध बाबा वगैरह इस तरह करके, लेकिन सच में शक्तियाँ होती हैं। मेरी गुरु में तो है। तो उन्होंने मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी ब्लीडिंग वाली, 3 वीक्स में मैं ठीक हो गई। जो 3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही थी उस चीज़ से,
उन्होंने 3 वीक्स में ही मुझे क्योर कर दिया। 3 वीक के बाद अपने आप मेरी ब्लीडिंग वगैरह सब बंद हो गई। तो ऐसा जो भी आप मिरेकल कह सकते हो, मेरे जीवन में मैंने अपने गुरु के साथ एक्सपीरियंस किया। हमारे टीवीटी माध्यम से प्लीज़ आप हमारे सब लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज तो देना ज़रूर चाहूँगी। उससे पहले मैं एक बात शेयर करूँगी कि जो लोग आजकल की सोसाइटी में एक सोच है कि ट्रांसजेंडर सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, या तो ताली बजा के भीख मांगेंगे या तो सेक्स वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर्स पढ़ लिख के आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे इंडिया में ट्रांसजेंडर जज है, ट्रांसजेंडर्स पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, एमएलए है, इवन पॉलिटिशियंस भी हैं। आप जानते हो, जैसे मैंने बताया, मेरी स्वयं जो मेरी किन्नर अखाड़े की गुरु हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, वो खुद भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, और मैं खुद भी एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो अगर आप मौका दोगे हमें, जस्ट गिव अस दैट चांस, हम पे भरोसा करके हमें मौका दीजिए खुद को प्रूव करने का, हम भी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। प्लीज़ ये मत देखिए कि हमारे बेडरूम में हमारे साथ कौन है, ये देखने की कोशिश करिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। जिनके बच्चे हमारे जैसे स्पेशल होते हैं, मैं उन माँ बाप को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपने घर से बाहर मत फेंकिए क्योंकि वो LGBT कम्युनिटी से हैं। उनको सहारा दीजिए, उनको पढ़ने लिखने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको एनकरेजमेंट दीजिए। उन्हें भी ज़िंदगी जीने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे बच्चों का होता है, क्योंकि वो भी अपने माँ के पेट में वैसे ही जन्म लेते हैं। वो कोई खास नहीं होते, या फिर वो अपनी चॉइस से कोई गे नहीं बनता, अपनी चॉइस से कोई लेस्बियन नहीं बनती, वो हम पैदा ही ऐसे होते हैं। तो उन बच्चों को समझें और उनको प्यार दें, उनको मान सम्मान दें और उनको भी जीने का अधिकार दें। बस यही मेरी माँ बाप के लिए मैसेज होगा। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक अपनी पढ़ाई पूरी न कर लें, घर से बाहर न निकलें। जनरली ऐसे होता है कि लोग, जो बच्चे होते हैं 13-14 साल के होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि दे आर स्पेशल, और जो घर वालों का, नेबर्स का, फ्रेंड्स का जो टॉर्चर होता है, उसकी वजह से वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो अपना घर मत छोड़ें, एटलीस्ट जब तक आप सेटल ना हो जाएं, ग्रेजुएशन कर लें, एक जॉब हासिल कर लें, उसके बाद आगे का सोचें। बिकॉज इट्स वेरी अनसेफ, वर्ल्ड इज नॉट सेफ एट ऑल। बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे 13-14 साल के बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, उनके सर पे छत नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा क्या करेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है कि कोई जॉब कर ले। मजबूरी में किन्नरों को भीख मांगना पड़ता है, मजबूरी में उनको अपना तन बेचना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी LGBT कम्युनिटी वालों के साथ ना हो। इसीलिए माँ बाप भी अपने बच्चों का साथ दें और बच्चे भी इस चीज़ को समझें कि माँ बाप के लिए भी ये एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। गिव देम दैट टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड उस जर्नी में आप भी हो, अपने माँ बाप के साथ उस जर्नी में आप भी हो, तो उनको समझाने की कोशिश करें और अपने माँ बाप का साथ दें, उनके साथ रहें, वो प्यार बांटें, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज अपनी फैमिली से दूर हूँ तो वो दुख मैं ही समझ सकती हूँ कि जब आप अपने घर को छोड़ के निकल जाते हो बाहर, कितना बड़ा दुख होता है। कहीं बाहर जाते हैं, रोटी भी खाते हैं तो मम्मी के हाथों की रोटी याद आती है, तो आसान नहीं होता। तो घर ना छोड़ें, अपने माँ बाप के साथ रहें, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।